वक्त की एक बात बहुत अच्छी है कि ये बदलती जरूर है। यदि आज बुरा समय है तो वो बदलेगा जरूर, और यदि आज अच्छा समय है तो उसको संतुलन बना करके रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। कैसे और क्या परिवर्तन हो रहा है, आज इसी बात को आज हम जानने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक मई का महीना है जहां पर सबसे बड़े परिवर्तन के रूप में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, और कहीं और नहीं, आपकी अपनी मिथुन राशि पर ही अतिचारी होंगे। दूसरा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन कहें तो राहु और केतु के रूप में होगा। दोनों ग्रह पिछले 1.5 साल के बाद इसी मई के महीने में 18 तारीख को अपना स्थान परिवर्तन करते हुए एक ऐसे स्थान पर आ रहे हैं जो स्थान है आपके भाग्य का। जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। इसके अलावा भी 3 ग्रह हैं। इन ग्रहों के प्रभाव के माध्यम से कौन सा ऐसा मोड़ है जो इस समय पर हमको प्राप्त होगा, इन्हीं सभी बारीकियों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझिएगा, जानिएगा, शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, क्या उपाय करना होगा, इस बात पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण से। इस महीने के शुरुआत में ही सूर्य की स्थिति ठीक आपके अपने लाभ के घर पर प्राप्त होगा। इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से इस महीने का शुरुआत एक अच्छा शुरुआत है, जहां पर 14 तारीख तक कोई बड़े लाभ की संभावना बन सकती है। जबकि 14 तारीख के बाद का जो समय होगा वहां पर सूर्य देव हमको 12वें घर पर मिलेंगे। तीसरे घर के ये मालिक होते हैं, इसलिए इस समय पर कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ ऐसी यात्राएं जो आवश्यक हो, और जहां पर विशेष तौर पर कोई दूर की यात्रा और आवश्यक यात्रा हो सकती है। विदेशों से जुड़ा इस समय पर कार्य करने के लिए एक अनुकूल समय होगा, क्योंकि सूर्य जहां पर जाते हैं वहां पर प्रकाश देते हैं। 14 तारीख के बाद आपके 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे। दूसरे ग्रह के रूप में हमको प्राप्त होते हैं मंगल देव। मंगल की स्थिति पूरे इस महीने मंगल नीच के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके यही लाभेश बनते हैं, और लाभ के स्वामी धन के भाव पर जाना एक अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया जाए तो धन और लाभ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही निकल करके सामने आता है। परंतु मंगल यहाँ पर नीच के रहेंगे, इसलिए पैसों को लेकर के कोई डिसीजन बड़ा लेना हो तो हमको सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। मंगल का द्वितीय भाव पर नीच अवस्था पर होना कौटुंबिक वातावरण को भी दूषित कर सकता है, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगला प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति के रूप में ठीक 15 मई को। सबसे बड़ा परिवर्तन, पिछले 1 साल से मिथुन राशि के 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे। 12वें घर पर गुरु का रहना कोई अच्छी गोचर नहीं मानी जाएगी। हाँ, इस समय पर हमको ज्यादा हम आध्यात्मिक हुए, स्पिरिचुअल हुए, कुछ ऐसी बातें जो हमको जाननी चाहिए वहां तक का ज्ञान हमको देवगुरु बृहस्पति ने दे दिया। लेकिन अब 15 तारीख को जैसे ही आपके अपने राशि पर प्रवेश करते हैं, ये अतिचारी अवस्था में प्रवेश करते हैं। अगले 4.5-5 महीने तक इनका प्रभाव रहेगा। अब इस दरमियान कुछ ऐसे समय होंगे जो काम हमारा 1 साल में पूरा होना था, हो सकता है इस समय पर वो काम मात्र 4 से 5 महीने में पूरे हो जाए। इसलिए गुरु का केंद्र पर आना, आपके अपने राशि पर आना एक भाग्य, एक सौभाग्य को जन्म देता है। अब यहां से गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, इसलिए भाग्य उन्नति के लिए इसे अच्छा माना जाएगा। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, संतान संबंधित कार्यों के लिए भी गुरु का आपके केंद्र पर, लग्न पर आना एक पॉजिटिव सिचुएशन को ही जन्म देता है। इसके पश्चात जानते हैं अगले गोचर जो कि शुक्राचार्य का है। पूरे इस महीने शुक्रदेव ठीक आपके कैरियर के भाव पर उपस्थित रहेंगे, और वो भी नॉर्मल कंडीशन पे नहीं रहेंगे। शुक्र 12 नंबर की राशि पर है, जहां पर ये उच्च के हो जाते हैं। अब कैरियर के भाव पर शुक्र का उच्च का होना कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन हो गया, जहां पर आप धन की प्राप्ति हो या बढ़ोतरी हो, इस महीने प्रयास करने से वो कार्य हमारे ज्यादा जल्दी सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर शुक्रदेव उपस्थित है। अगले ग्रह शनिदेव हैं, जो कि ऑलरेडी 29 मार्च से 10वें भाव पर ही स्थित हैं, और जो स्थान आपके कैरियर का है। अब कैरियर के भाव पर यदि देखा जाए तो इस महीने शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शुक्र हमारा धन है, तो शनि कहता है मैं आपका कर्म हूं, इसलिए धन और कर्म का समावेश इस पूरे महीने रहेगा। कर लीजिए जो कार्य करना है, वहां से आपको धन की प्राप्ति सुनिश्चित होती है।
ऊपर से देखा जाए तो शनि न सिर्फ आज इस मई के महीने में बल्कि अगले 2.5 साल तक ठीक आपके कैरियर के भाव पर रहेंगे। इसलिए कैरियर में प्रोग्रेस के लिए पूरा अगला समय 2.5 साल का समय हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। कारण इसका यह है कि शनि का गोचर जब भी तीसरे घर, छठे घर और 10वें घर पर होता है इसे शुभ गोचर माना जाता है और यही गोचर हमको प्राप्त हुआ है कर्म के दृष्टिकोण से। एक अनुकूल गोचर शनि के माध्यम से प्राप्त होता है। अब आते हैं पिछले 1.5 साल में जो गोचर चल रहा था राहु का, जो कि राहु देव हमारे जीवन पर विद्यमान थे 10वें घर पर, अब यही प्रवेश कर रहे हैं हमारे 9वें भाव पर, क्योंकि इनकी साइकिल उल्टी चलती है। होना तो चाहिए इनको एक घर आगे जाना चाहिए, लेकिन ये एक घर पीछे आ गए और पूरे अगले 1.5 साल तक इनका प्रभाव होगा, जिसका आगाज होगा 18 तारीख को। एक तरफ राहु हमको भाग्य भाव पर मिलेंगे। हाँ, राहु का भाग्य 9वें भाव पर जाना एक ऐसे स्थिति को जन्म देगा कि राहु के अंदर तड़प है और 9वां भाव हमारा भाग्य है, अर्थात वो तड़प हमारे अंदर आएगी कि हाँ, मुझे अपने वर्तमान सिचुएशन से बाहर निकलते हुए अपने भाग्य को एक शीर्ष लेवल तक पहुंचा करके रखना है। ये राहु है। राहु 9वें भाव पर होगा। जो विद्यार्थी हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं और वो अपने मुकाम तक भी पहुंच पाते हैं। 9वें भाव पर राहु का होना कई मामलों में हमको धार्मिक शिक्षा से हमको दूर कर सकता है। हम एकदम धार्मिक थे, देखेंगे अचानक से हमको लगेगा कि ज्यादा लंबे समय तक हम पाठ पूजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, राहु का 9वें भाव पर होना एक प्रबल इच्छा को भी जन्म देता है। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है और वहां पर आप कुछ बेहतर कार्य भी कर पाते हैं। केतु को जानते हैं। केतु की स्थिति पड़ी हुई है तीसरे घर पर। केतु को कहा जाता है मुक्ति का ग्रह, जहां पर बैठ जाते हैं उस स्थान से हमको मुक्त करते हैं। तो ये तीसरे घर पर है जहां पर हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन जो बने हुए हैं उससे हमको मुक्ति दिलाने में इस केतु का सबसे बड़ा समर्थन होने वाला है। तीसरा घर आपका अपना राइटिंग है और केतु यहां विद्यमान है, अर्थात जो कार्य भी आपको कराने हैं एक राइटिंग आप लिख करके रख लीजिए और वो कार्य आपका दिन बाय दिन जैसे समय व्यतीत होते जाएगा बहुत जल्दी आपके निकट वो कार्य हो सकता है। तीसरे भाव का केतु माना जाता है कि यह स्थान आपके छोटे भाई बहनों का है, इसलिए छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अनुकूल तो नहीं कहेंगे, परंतु आपके पराक्रम और साहस को एक कंफर्ट लेवल तक आपको पहुंचा पाएंगे, जहां पर वर्तमान सिचुएशन से हम बाहर निकलते हुए एक अच्छे लाभ का वातावरण भी देख पाते हैं। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीखें हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए प्रतिकूल साबित होंगी। ध्यान दीजिएगा, हमने चंद्रमा के गोचर के आधार पर कुछ तारीखें तय की हैं, उन तारीखों को समझिएगा जरूर। जो शुभ तारीखें हैं जिसमें शुभ परिणाम हमको मिलने का योग बनता है वो है 1 मई, 2, 3, 5, 6, 7, 24, 25, 29 और 30 तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। जबकि जिन तारीखों में हमको सतर्क रहना है वो तारीखें हैं 8 मई, 9, 10, 18, 19 और 27 तारीख। यदि इन दिनों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। अब कौन से उपाय की आवश्यकता रहेगी इस महीने पर, ध्यान दीजिएगा। पूरे इस महीने मंगल ही नीच अवस्था पे रहेंगे और वो भी आपके धन, कुटुंब और वाणी के स्थान पर। इसलिए लाल रंगों का त्याग जरूर कीजिएगा। अपने ज्यादा कपड़ा जो है, कपड़े हो या फिर लाल रंग के इन्वायरमेंट में हमको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाल रंग से हमको क्रोध उत्पन्न हो सकता है, हमारे कौटुंबिक परेशानियां या आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए लाल रंगों का दान कीजिए। लाल कपड़े हो गए, लाल फूल हो गए या फिर लाल सिंदूर हम हनुमान जी पर अर्पण कर सकते हैं। बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करना, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना इस मंगल के दुष्प्रभाव से हमको बचाता ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी हमको परिपूर्ण बनाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री